अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी हम मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, रिएक्शंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलरिटी आर रेयर। कि जो ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी हाई होती है वो रेयर होते हैं। रीज़न क्या है? उसकी रीज़न वो ये देता है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कुलियन के। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि जितनी नंबर ऑफ कुलियन ज़्यादा होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के इन बिटवीन, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है या उतनी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कहीं पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कर देती हूँ तो उनको स्पेस थोड़ी रिक्वायर है एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के लिए। तो ये उसी तरीके से है कि एक बॉक्स में अगर आप जो है वो क्लोज पैकिंग कर रहे हैं स्फेरिकल बॉल्स की, तो अगर आप बहुत टाइट क्लोज पैकिंग कर लेंगे तो वो वहाँ की स्पेसेस जो हैं कम हो जाएंगी। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि वो आपस में कोलाइड करते हैं, और वो कोलिजन होने के लिए ज़रूरी है कि वो रिजॉल्व करें, वो रोटेट करें, वो ट्रांसलेट करें, वो वाइब्रेट करें, ये उनकी मोशन है। ठीक है, तो अगर उनको आप स्पेस ही नहीं दोगे, उनको टाइट कर दोगे, कंडेंस कर दोगे, तो जाहिर सी बात है कोलिजन आपस में नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि कोलिजन होने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस तो रिक्वायर्ड है जहाँ पे, ताकि वो फ्रीली रोटेट कर पाए। तो इट मीन्स कि जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं बहुत ज़्यादा करती जाती हूँ, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से रिएक्शन मजीद बढ़ना चाहिए, बट मेरा रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है। तो वो डिक्रीज क्यों कर रहा है कि अब आपने इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा कर दिए हैं कि उनके आपस में कोलिजन ही कम हो गई है, जिसकी वजह से रेट में फॉल आया है। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो चांस है कोलिजन का आपस में, वो डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जाओगे फ्रॉम 3। ठीक है, 3 से बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रेट डिक्रीज होता जाएगा बजाय इंक्रीज करने के। अब नेक्स्ट जो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब यहाँ पे उसने ये लाइन लिख के उसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्या स्लोएस्ट स्टेप। अभी हम बात कर चुके हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। तो जो सिंगल स्टेप ही एक स्टेप में हो जाते हैं, उन रिएक्शन के लिए रेट ना एक्सप्रेशन में जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो वही होता है जो उनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होता है। बट ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होते, जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, तो उनके केस में उनकी मॉलिक्यूलरिटी तो इक्वल होती है उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट के, बट उनका रेट का एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट है वो उनकी कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता। उसका रीजन ये है कि जब वो रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहे होते हैं तो कोई उनका एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है, और उस स्लो स्टेप को हम कहते हैं RDS स्टेप, या फिर उसे हम कहते हैं RLS स्टेप, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप और रेट लिमिटिंग स्टेप। जैसे इसकी जो आपके पास नेम है उसी से यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए। जैसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब है कि वो चीज जो रेट को कंट्रोल कर रही है, यानी यही स्टेप है जिस पे सारा रेट डिपेंडेंट है। तो इट मीन्स कि हम क्या करते हैं कि अगर एक रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में अगर कर रहा हो तो उसका जो स्लो स्टेप है उसके लिहाज से रेट को मेजर करते हैं, और उसी स्टेप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वही हम रेट ला एक्सप्रेशन में लिखते हैं। कुछ समझ आया? मैम, जी जी एक चीज पूछनी है। जब हमारा मल्टीपल स्टेप्स में होता है तो जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो डिक्रीज होती है ना, जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। लेकिन जब मल्टीपल स्टेप्स में हमारा रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि अब जिस तरह हमारा सिंगल स्टेप होता है रिएक्शन, उसमें तो सीधा सीधा वो जल्दी मतलब हो जाएगा रिएक्टेंट्स ना, होते हैं वो प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट उसका होते रेट हैं, ज्यादा होगा, वो तो जल्दी हो उसकी जाएगा। कंसंट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज करती है। लेकिन जब मल्टीपल स्टेप्स में होता है तो फिर उसकी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगी।
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप्स में आया, वो डायरेक्ट तो नहीं ना उसका हुआ है। रेट स्लो होगा लेकिन कंसेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है कि उसमें वो रिएक्शन वही उसी वेसल में हो रहा है बट एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। रीजन क्या है कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो रहा, उसमें पहले कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे, वो इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट में चेंज होंगे, लेकिन अल्टीमेट तो वो प्रोडक्ट में ही चेंज होंगे ना, वो कहीं हो। तो ऐसा अगर इस तरह होता कि वो बनने वाला इंटरमीडिएट एवेपोरेट हो जाता या वो बनने वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर गई है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए रेट जो है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। रीजन क्या है कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन जो है जल्दी हो जाएगा तो टाइम जो है डिनोमिनेटर में जो आपकी वैल्यू है टाइम की वो स्मॉल होगी, तो जब रेशो निकालोगे तो वो एक लार्ज नंबर आएगी। बट इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन आपका टाइम ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में जब टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी जो ओवरऑल रेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। हमें आरडीएस स्टेप की बात कर रहे थे कि अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा हो तो अब हर स्टेप का रेट तो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम हर स्टेप के लिहाज से रेट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा कम्बरसम है या हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि हम हर स्टेप के अकॉर्डिंग जो है वो रेट फाइंड आउट करें। तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि जो उस रिएक्शन में स्लो स्टेप होता है जिसे हम आरडीएस स्टेप कह रहे हैं उसी रिएक्शन अपना जो रेट है वो उसी स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते हैं और अपना जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी उसी स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को जो यहाँ पे थी हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डीकम्पोजिशन जिसमें यहाँ आपको 2 नंबर ऑफ मोल नजर आ रहे हैं, मीन्स ये बाय मोलेकुलर रिएक्शन है बट इसके रेट ना एक्सप्रेशन में यहाँ आपको 2 की बजाय 1 एक्सपोनेंट नजर आ रहा है। तो ये कहाँ से आया है उसको इसने एक्सप्लेन किया है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या होता है कि 1 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है हमारे पास वो डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड पे प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। अगर आप इस रिएक्शन को देखो बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे NO3 कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बट यहाँ इस लो स्टेप में आपके पास NO3 की फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में यही जो दोनों चीजें आपके पास बनी है पहले स्टेप में ये दोनों वो कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। वो रिएक्टेंट बन जाएंगे, वो कंबाइन करके दोबारा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपके पास जो थर्ड स्टेप में रिएक्शन ये होता है कि ये जो आपके पास स्पीशी बन रही हैं ये फिर आपस में कंबाइन होके एक और जो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट है वो क्या बना सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब आप देखो NO भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बट यहाँ पे जब हम इसका मल्टी स्टेप लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपके पास, जो ये वाला स्टेप है फोर्थ स्टेप, उसमें क्या है कि जो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है ये आपके पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट करेगा और आपके पास 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड में बन जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ चूंकि यहाँ पे हुआ बनी है इन सारी इक्वेशंस को सम अप करो। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस को आपने काम करना है, ये चारों इक्वेशंस को चूंकि 2 पेजेस पे लिखी हुई है इनको एक पेज पे लिख के ऐड करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है NO3 ये प्रोडक्ट वाली साइड पे है यहाँ पे और ये वाले रिएक्शंस में ये रिएक्टेंट वाली साइड पे है। तो एक जगह अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई मॉलिक्यूल है और दूसरी जगह वो रिएक्टेंट पे है तो उनको आपस में कैंसल आउट कर देना है। मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे और ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, जब आप इस पूरी सारी इक्वेशंस को सम करोगे तो आंसर आपके पास यही आएगा जो अबव है। ठीक है, बट मेरे इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में सिर्फ एक स्लो स्टेप है और बाकी जितने स्टेप्स हैं वो सारे फास्ट हैं। और उस स्लो स्टेप को जिसको मैं आरडीएस स्टेप कहती हूँ, मैंने अभी कहा है मैंने रेट जो है वो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग मेजर करना है उन रिएक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो या फिर जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने एक रूल्स बाय हार्ड एंड फास्ट रूल आप कह सकते हो कि हमने एक रूल बना लिया कि आपने यही करना है। ठीक है, कि स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही हमने रेट देखना है। तो अब स्लो स्टेप में देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं रिएक्टेंट के,
ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, तो वन वन है है। ना, वन है। तो इट यस मीन्स कि अगर हम रेट ला यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द RDS स्टेप, और यहाँ से हमें ये पता चला कि रेट ला एक्सप्रेशन आप जस्ट केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है। समझ आ गया? यस। अच्छा, अब इसके बाद जस्ट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ तक एंड करती हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे क्लास एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम RDS स्टेप के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करें, तो RDS स्टेप के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है, तो इट मींस जो आपका स्लो स्टेप है वो यूनिमोलेक्युलर है। ठीक है, तो क्योंकि अगर जो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होता है उसमें हर स्टेप के लिहाज से मॉलिक्यूलैरिटी भी बताना डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम अपनी आसानी के लिए उन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी भी, अगर हमें कहा जाए कि एक रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है तो बताएं इसका जो रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा या इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, तो उसकी अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि अपनी जो स्लो स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी भी डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप की अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी, क्योंकि मल्टी स्टेप है तो हर एक स्टेप की अगर नहीं बतानी है, वो बहुत टाइम टेकिंग है, तो जस्ट स्लो स्टेप की हम के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं, जो कि RDS स्टेप की होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि जो आपकी रेड ला इक्वेशन है उसमें जो आपके ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, कंसंट्रेशन की जो आपके पास पावर है, उसको जब आप सम अप कर लेते हो, यानी यहाँ पे ये जो पावर है वो है स्मॉल a और यहाँ पे पावर है स्मॉल b, इसको जब आप ऐड कर लोगे यानी a प्लस b की जो जितनी वैल्यू आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली एक और एग्जांपल में उसने क्या किया है कि स्मॉल m और स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो सम ऑफ स्मॉल n प्लस स्मॉल n जो कि आपकी एक्सपोनेंट है ऑफ द कंसंट्रेशन, वो आपके पास इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी जो है इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपके पास, ये पहला पॉइंट कि ये सम ऑफ एक्सपोनेंट के इक्वल होता है, यानी जितने एक्सपोनेंट्स हम उनका समेशन ले लें, रेट ला एक्सप्रेशन में जितने एक्सपोनेंट गिवन है तो उनका सम ऑफ आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। बट मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास क्या होती है, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये रेट ला एक्सप्रेशन में लिखी जाती है, ये जो एक्सपोनेंट है ये रेट ला एक्सप्रेशन में लिखे जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलेगा, क्योंकि ये रेट ला में जो एक्सपोनेंट लिखे जाएंगे ये अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप लिखे जाएंगे, और स्लो स्टेप हमें एक्सपेरिमेंटली ही परफॉर्म करने के बाद पता चलता है, हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। सो इट मीन्स कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि मॉलिक्यूलैरिटी हम किसी रिएक्शन को देख के भी बता सकते हैं सिंपली कि यूनिमोलेकुलर है या बायमोलेकुलर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास किसी रिएक्शन में या तो कोई भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब कोई रिएक्शन है ही नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, और या फिर उसमें एक रिएक्टेंट हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कि उसमें 1/2 रिएक्टेंट है, ठीक है, या हाफ फ्रैक्शन में रिएक्टेंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसमें होल नंबर में हमारे पास हमेशा किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, या तो होल नंबर हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं, ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकते। उसकी एक्सप्लेनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे जैसे 3 से या मैक्सिमम करते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम 3 तक रखें, उससे ज़्यादा वाले रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 भी हो सकता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मींस कि जो स्लो स्टेप है, जैसे ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 0, इट मींस इसका ऑर्डर है 0,
तो वो जीरो का मतलब ये है कि इसका जो स्लो स्टेप है इस अमोनिया की डिकम्पोजिशन के लिए, उस स्लो स्टेप में अमोनिया नहीं इन्वॉल्व, वो कोई और अमोनिया से बनने वाली कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, और वो इंटरमीडिएट यहाँ पे रेट ला एक्सप्रेशन में नहीं लिखे हुए, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं लिखे हुए। इसीलिए जब मैं रेट ला इक्वेशन लिखूंगी तो मैं यहाँ पे अमोनिया की कंसेंट्रेशन जो है वो रेज टू पावर जीरो कर दूंगी। रीजन क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है अमोनिया की कंसेंट्रेशन पे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया की कंसेंट्रेशन के चेंज करने से चेंज नहीं होता, क्योंकि अमोनिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं है मेरे आरडीएस स्टेप में कहीं। समझ आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसको एक दफा रीड आउट कर देना। इसमें मैम कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मतलब प्रोसीड ही नहीं करते, हैलोजेंस वाले जो मोस्टली आयोडीन ब्रोमीन के होते हैं, तो वो क्यों नहीं करते? कौन से रिएक्शन हाइड्रोजन के लिए? हैलोजेंस के अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एसएससी में थे कुछ रिएक्शंस हैलोजेंस के साथ, तो वो मतलब प्रोडक्ट उनका बनता ही नहीं है। वो तो नोबल गैसेस नहीं होती? वही इनर्ट गैसेस तो आपके पास नोबेल गैसेस है ना, इसीलिए उनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। बट हैलोजेंस तो रिएक्टिव है, और हैलोजेंस में आपके पास जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव है, बट उसके रिएक्शंस हम नहीं स्टडी करते। रीजन क्या है कि वो रिएक्शन बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन के रिएक्शन जो होते हैं वो हाईली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। हम ब्रोमीन ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन वाले रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो मैम। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट मैम आप शेयर कर दें ये। मैं कर देती हूँ। अच्छा, एक और बात, क्लास आपकी जो आपके पास जो स्केड्यूल है वो आप उसमें एक क्लास आपकी ट्यूसडे को मेंशन है और एक थर्सडे को, ऐसे ही है? यस यस मैम। मैम। क्योंकि मेरे साथ जो टाइम टेबल शेयर किया गया उसमें आपकी एक क्लास थर्सडे को मेंशन है और एक फ्राइडे को, तो ये भी मुझे कंफर्म करके बताओ कि कौन सा मैम हाँ जी। मैम वो हमारा पास स्टडी का भी यही इशू आ रहा है, सर कह रहे थे कि वीक में एक क्लास होती है लेकिन हमारे शेड्यूल में 2 है, तो वो मैम अभी बस से मैं डिस्कस करके फिर आपको बता दूंगी। हाँ, मुझे कंफर्म करके बताओ। अभी ट्यूसडे एक क्लास ट्यूसडे पे है और एक क्लास थर्सडे पे है, तो ठीक है वहीं पे रहने दो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर मेरा क्लैश नहीं आ रहा। मे बी अगर आप कहीं आगे पीछे करोगे तो मेरा किसी क्लास के साथ क्लैश आ जाए। ठीक है मैम, मैं पूछ देती हूँ। ठीक है, तो मुझे कंफर्म करके बताओ। ओके, क्लास के लिए